हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वैन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में। वैन डी ग्राफ जनरेटर बेसिकली एक ऐसा जनरेटर होता है जो कि हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है। तो ये जो वैन डी ग्राफ जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करता है और 7 मेगावोल्ट के ऊपर इजीली वैन डी ग्राफ जनरेटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। तो जो वैन डी ग्राफ जनरेटर था उसको एक अमेरिकन फिजिसिस्ट ने डिज़ाइन किया था 1929 में, और वो फिजिसिस्ट का नाम था रॉबर्ट जेमिसन वैन डी ग्राफ। तो जो वैन डी ग्राफ जनरेटर का जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो बहुत सिंपल सा है। वो सबसे पहले हम लोग वैन डी ग्राफ जनरेटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे और वो एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड होगा वैन डी ग्राफ जनरेटर का वर्किंग मैकेनिज्म। तो बेसिकली क्या होता है, वैन डी ग्राफ जनरेटर में दो स्पीयर होते हैं, एक आउटर स्पीयर होता है और दूसरा होता है इनर स्पीयर, और दोनों स्पीयर में एग्जिस्ट कर रहा होता है पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दोनों स्पीयर में होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बेसिकली क्या होता है, जो चार्ज होता है वो फ्लो करने लगता है। हमें पता है अगर दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर एक्ट करेगा तो जो चार्ज होगा वो फ्लो करेगा, या फिर जो चार्ज होगा वो मूव करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर दो पॉइंट के बीच में अगर जीरो होता है तो उस केस में जो चार्ज होगा वो मूव नहीं कर पाएगा। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर में दो स्पीयर होता है, एक आउटर स्पीयर होता है और दूसरा इनर स्पीयर होता है, और दोनों स्पीयर पर होता है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जो आउटर स्पीयर होता है वो लोअर पोटेंशियल पर होता है और जो इनर स्पीयर होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है, जिसके वजह से जो चार्ज होता है वो फ्लो कर रहा होता है इनर स्पीयर से आउटर स्पीयर की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग वैन डी ग्राफ जनरेटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर में होता है ये एक आउटर स्पीयर। अगर हम लोग देखिए ये वाला जो स्पीयर है वो है ये आउटर स्पीयर। अगर हम लोग ये आउटर स्पीयर पर अगर हाथ रखते हैं तो ये जितने भी जो पॉजिटिव चार्ज हो गए आउटर स्पीयर के वो हमारे बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिसके वजह से हमारे जो बॉडी के जो हेयर हो गए वो इरेक्ट करने लगेंगे। ये हमारा कॉमन सा एक्सपीरियंस होता है वैन डी ग्राफ जनरेटर को लेके। और ये जो आउटर स्पीयर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाता है, जिसके वजह से जो आउटर स्पीयर है इस पर जो पॉजिटिव चार्ज का जो एक्यूमुलेशन होता है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो लगातार जमा होते जाता है आउटर स्पीयर पर। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में। तो जैसे कि मैंने बोला एक स्पीयर होता है जो कि होता है आउटर स्पीयर, और दूसरा स्पीयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनर स्पीयर। अगर फिगर में अगर हम लोग देखें ये वाला जो स्पीयर है वो है आउटर स्पीयर और ये वाला जो स्पीयर है वो है इनर स्पीयर। तो ये जो इनर स्पीयर होता है वो कनेक्टेड होता है एक रोटेटर के साथ, और ये जो रोटेटर होता है वो अपनी एक्सिस से रोटेट कर रहा होता है, और ये जो रोटेटर होता है वो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कनेक्ट होता है, और ये जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो ये रोटेटर को घुमाने का काम करती है। ये रोटेटर और ये जो इनर स्पीयर होता है दोनों के साथ एक कन्वेयर बेल्ट कनेक्ट होता है। ये बेल्ट का क्या यूज़ होता है, जो चार्ज होता है वो ये बेल्ट के थ्रू इनर स्पीयर पर ट्रांसमिट हो रहा होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं दो ब्रश, एक ये वाला ब्रश और दूसरा ये वाला ब्रश। तो ये ब्रशेस का क्या यूज़ होता है, तो सबसे पहले अगर हम लोग ये वाले ब्रश के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने बोला जो चार्ज होता है वो इनर स्पीयर से आउटर स्पीयर की तरफ फ्लो कर रहा होता है। तो जो इनर स्पीयर से आउटर स्पीयर की तरफ जो चार्ज फ्लो करता है वो ये ब्रश के हेल्प से, ये जो ब्रश होता है ये इनर स्पीयर के जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उसको आउटर स्पीयर तक के पहुँचाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो चार्ज होता है वो इनर स्पीयर से आउटर स्पीयर की तरफ फ्लो कर रहा होता है ये ब्रश के हेल्प से। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखें नीचे भी एक ब्रश कनेक्टेड होता है। ये ब्रश का भी क्या यूज़ होता है, ये जो ब्रश होता है वो बैटरी के साथ कनेक्ट होता है। जितने भी जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो ये ब्रश से होते हुए ये बैटरी में जाते हैं और ग्राउंड हो जाते हैं, और जितने भी जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो ये बैटरी से निकल के ये ब्रश पर जाते हैं और ये ब्रश से कन्वेयर बेल्ट पर जाते हैं, और ये कन्वेयर बेल्ट रोटेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इनर स्पीयर पर जाते हैं और इनर स्पीयर से आउटर स्पीयर की तरफ जो चार्ज होता है वो फ्लो कर रहा होता है ये ब्रश के हेल्प से। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो ऊपर वाला जो ब्रश है वो कपलिंग मीडियम का काम करता है इनर स्पीयर से जो आउटर स्पीयर पर जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से वैन डी ग्राफ जनरेटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। अभी वैन डी ग्राफ जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको समझने से पहले हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। वो एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड होगा वैन डी ग्राफ जनरेटर का वर्किंग मैकेनिज्म। तो हमने कंसिडर किया एक स्पीयर, हमें पता है स्पीयर क्या होता है। यहाँ पे हमने कंसीडर किया एक स्पीयर, ये स्पीयर पे हमने दिया पॉजिटिव चार्ज, ये स्पीयर पे हमने दिया पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा पूरे स्पीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये स्पीयर को हम लोग बोल सकते हैं चार्ज स्पीयर। ये स्पीयर पे हमने कंसीडर किया कुछ पॉइंट, ये है पॉइंट क्यू, ये है पॉइंट आर और ये है पॉइंट पी। अगर हम लोग पॉइंट क्यू को देखें तो जो पॉइंट क्यू है वो ये चार्ज स्पीयर के सरफेस पर लाया कर रहा है, और जो पॉइंट आर है वो ये चार्ज स्फीयर के बाहर लाया कर रहा है,
और जो पॉइंट पी है वो ये चार्ज स्फीयर के अंदर लाया कर रहा है। तो जो स्फीयर है इसका जो रेडियस है इसको हम लोग मान लेते हैं आर। अगर ये स्फीयर का रेडियस अगर आर होता है और अगर ये पॉइंट क्यू ये स्फीयर के सरफेस पर लाया करता है तो ये सेंटर और ये पॉइंट क्यू के बीच का भी जो डिस्टेंस होगा वो होगा आर। सिमिलरली सेंटर से ये जो आर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग मान लेते हैं आर डैश। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखें पॉइंट क्यू, पॉइंट आर और जो पॉइंट पी है तीनों पे बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे हमें फाइंड आउट करना होगा। और ये जो चार्ज स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 होगा, जिसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं गॉसेस लॉ के हेल्प से। तो पॉइंट क्यू, पॉइंट पी और पॉइंट आर पर बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आर पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा वो बराबर में होगा 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर डैश। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1/4πε0 ये है कूलम कांस्टेंट और ये जो क्यू है वो है चार्ज का मैग्नीट्यूड और ये जो आर डैश है वो है डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? जिस पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू दी चार्ज स्फीयर। तो ये आर और ये जो चार्ज स्फीयर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने कंसीडर किया आर डैश। सिमिलरली अगर हम लोग देखें ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा वी आर पर उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ इतना होगा। सिमिलरली पॉइंट क्यू पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा वो बराबर में होगा कूलम्स कांस्टेंट जो कि बराबर में होगा 1/4πε0 इंटू सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? उस पॉइंट का डिस्टेंस जिस पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू दी चार्ज बॉडी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पॉइंट क्यू और ये जो स्फीयर के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने कंसीडर किया आर। तो पॉइंट क्यू पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पॉइंट पी है वो ये स्फीयर के अंदर रिसाइड कर रहा है। तो जो पॉइंट क्यू का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा पॉइंट पी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो पॉइंट पी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा पॉइंट क्यू के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें ये जो चार्ज स्फीयर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 0, जिसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं गॉसेस लॉ के हेल्प से। तो अगर ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर 0 होता है तो अगर हम लोग एक चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट क्यू पर लेके आएंगे तो पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो होगा W। सिमिलरली अगर हम लोग चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लेके आएंगे पॉइंट Q होते हुए तो इन्फिनिटी से पॉइंट Q तक के जो वर्क डन होगा वो होगा W। Q से P तक के जो वर्क डन होगा वो होगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है 0, तो जो वर्क डन होगा वो होगा 0। तो जो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक के जो वर्क डन होगा वो होगा W। इसका मतलब जो पॉइंट Q तक के जो वर्क डन किया गया है चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट Q पर लाने के लिए वो जो वर्क डन होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा पॉइंट P के लिए भी। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो पॉइंट Q का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो पॉइंट P के लिए भी सेम होगा। तो जो पॉइंट P का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो पॉइंट Q के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर में होगा जो कि इतना है। तो पॉइंट P का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर। और ये जो पॉइंट P है वो स्फीयर के अंदर लाया कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट भी लिखूँ, इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रिमेन्स 0, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओवर सरफेस ऑफ कंडक्टर कैन बी ट्रीटेड सेम इनसाइड द कंडक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये तीनों इक्वेशंस के ऊपर वेन डी ग्राफ जनरेटर का वर्किंग मैकेनिज्म बेस्ड है। तो जैसे कि हमने बात किया था वेन डी ग्राफ जनरेटर में 2 स्फीयर होते हैं, एक आउटर स्फीयर होता है और दूसरा होता है इनर स्फीयर, और दोनों स्फीयर पर एक्ट कर रहा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जो इनर स्फीयर होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल पर होता है और जो आउटर स्फीयर होता है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल पर होता है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है इनर स्फीयर और ये है आउटर स्फीयर। और इनर स्फीयर पर जो चार्ज है वो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं Q, और जो आउटर स्फीयर पर जो चार्ज है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं वो है कैपिटल लेटर Q। अभी हम लोग कुछ डायमेंशंस कंसीडर कर लेते हैं। ये जो इनर स्फीयर का जो रेडियस है वो है R1 हम लोग देख सकते हैं, और जो आउटर स्फीयर का जो रेडियस है वो है R2। इनर स्फीयर का रेडियस R1, आउटर स्फीयर का जो रेडियस है वो है R2। अभी हम लोग कुछ पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ये पॉइंट X और ये है पॉइंट Y। तो ये पॉइंट X पर बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या आउटर स्फीयर के वजह से और इनर स्फीयर के वजह से। सिमिलरली पॉइंट Y पर बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटर स्फीयर के वजह से और इनर स्फीयर के वजह से, जिसे हमें फाइंड आउट करना होगा। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो पॉइंट X पर बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कैपिटल लेटर Q चार्ज की वजह से और ये स्मॉल लेटर Q चार्ज की वजह से। सिमिलरली पॉइंट Y पर बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कैपिटल लेटर Q चार्ज की वजह से और स्मॉल लेटर Q चार्ज की वजह से, जिसको मैंने डायरेक्टली ऐसा बोला ये पॉइंट X पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर की वजह से। सिमिलरली पॉइंट Y पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर की वजह से, जिसे हमें फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे पॉइंट X का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग पॉइंट X को अगर हम लोग कंसीडर करें या आउटर स्फीयर के कंपैरिजन में, तो ये जो पॉइंट X है वह आउटर स्फीयर के सरफेस पर लाया कर रहा है
और हमें पता है किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज सरफेस, किसी भी एक स्फीयर है जो कि है चार्ज स्फीयर, तो चार्ज स्फीयर पर या फिर चार्ज स्फीयर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो बराबर में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस उस पॉइंट का जहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू दी सोर्स चार्ज। तो जो पॉइंट एक्स पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो बराबर में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि है कूलम्स कांस्टेंट, और ये जो Q है वो है सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय R2। यहाँ पर जो R2 है वो है डिस्टेंस पॉइंट एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू दी आउटर स्फीयर। अगर हम लोग देखें, अगर ये आउटर स्फीयर का रेडियस अगर R2 होता है तो ये पॉइंट एक्स और सेंटर के बीच का भी जो डिस्टेंस होगा या फिर जो रेडियस होगा वो भी होगा R2। तो यहाँ पर जो R2 है वो है डिस्टेंस पॉइंट एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू दी आउटर स्फीयर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स ड्यू टू दी आउटर स्फीयर। सिमिलरली अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स ड्यू टू दी इनर स्फीयर। तो अगर हम लोग इनर स्फीयर के कंपैरिजन में अगर हम लोग ये पॉइंट एक्स को कंसीडर करें, पॉइंट एक्स को अगर हम लोग देखें ये इनर स्फीयर के कंपैरिजन में, तो ये जो पॉइंट एक्स है वो इनर स्फीयर के रेस्पेक्ट में बाहर लाई कर रहा है। और हमें पता है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कि चार्ज स्फीयर के बाहर हो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो बराबर में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर डैश। सिमिलरली जो पॉइंट एक्स पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा ड्यू टू दी इनर स्फीयर वो बराबर में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्स कांस्टेंट है, इंटू क्यू जो कि है सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड। ये जो इनर स्फीयर पर जो चार्ज है वो है स्मॉल लेटर क्यू, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया स्मॉल लेटर क्यू जो कि है सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय R2। यहाँ पर R2 क्या है, ये पॉइंट एक्स और ये जो इनर स्फीयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R2। तो ये है पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स ड्यू टू दी इनर स्फीयर। सिमिलरली अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट वाई ड्यू टू दी आउटर स्फीयर एंड इनर स्फीयर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये पॉइंट वाई को कंसीडर करें आउटर स्फीयर के रेस्पेक्ट में, अभी हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट वाई ड्यू टू दी आउटर स्फीयर एंड इनर स्फीयर। तो अगर हम लोग ये पॉइंट वाई को देखें आउटर स्फीयर के कंपैरिजन में, तो ये जो पॉइंट वाई है ये आउटर स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है। तो आउटर स्फीयर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वही पॉइंट वाई के लिए भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ये हमने ऑलरेडी देखा है, अगर कोई चार्ज सरफेस है, हमें मालूम है अगर कोई चार्ज स्फीयर है और वो चार्ज स्फीयर के सरफेस पे अगर कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ये जो पॉइंट क्यू का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वही पॉइंट पी के लिए होगा। चार्ज अगर स्फीयर है उसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो पॉइंट के लिए जो कि वो चार्ज स्फीयर के अंदर रिसाइड कर रहा हो। सिमिलरली अगर हम लोग ये पॉइंट वाई को देगा आउटर स्फीयर के कंपैरिजन में, तो ये जो पॉइंट वाई है ये आउटर स्फीयर के अंदर रिसाइड कर रहा है, तो पॉइंट वाई पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो पॉइंट एक्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर में होगा। आई मीन ये जो आउटर स्फीयर के जो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है उसके बराबर में होगा। तो ये जो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है आउटर स्फीयर के वो बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R2। तो जो पॉइंट वाई पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो बराबर में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R2। यह है पोटेंशियल एट पॉइंट वाई ड्यू टू दी आउटर स्फीयर। सिमिलरली अगर हम लोग पॉइंट वाई पर अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करें इनर स्फीयर के वजह से, तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं वो बराबर में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R1। यहाँ पर जो क्यू है वो है चार्ज जो कि इनर स्फीयर पर लाई कर रहा है, और जो R1 है वो है ये पॉइंट वाई का डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू दी इनर स्फीयर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमने फाइनली फाइंड आउट कर लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट वाई ड्यू टू दी आउटर स्फीयर एंड ड्यू टू दी इनर स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स ड्यू टू दी आउटर स्फीयर एंड इनर स्फीयर। तो अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंबाइन करें, यहाँ पर अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो हमें कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा Vx प्लस Vy 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पॉइंट एक्स पर आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर की वजह से उसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पॉइंट वाई पर आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर की वजह से उसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो अल्टीमेटली हमें जो इक्वेशन मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल लेटर क्यू डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल लेटर क्यू डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कैपिटल स्मॉल लेटर क्यू डिवाइडेड बाय R1। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल लेटर क्यू डिवाइडेड बाय R2, और ये वाला जो टर्म है वो है कॉमन, तो इसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R2। अल्टीमेटली हमें जो ब्रैकेट में मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R1। मतलब अगर हम लोग जब ये दोनों टर्म को कॉमन आउट कर लेंगे तो ब्रैकेट में हमें ये दोनों टर्म मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पूरे एक्सप्रेशन में, या फिर ये अगर हम लोग ये पूरा कंसिडर करें इक्वेशन, तो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ये है कॉमन। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये R2 का है और ये R1 का है।
यहाँ पर R2 क्या है, जो R2 है वो ये आउटर स्फीयर का रेडियस है, जो R2 है वो है आउटर स्फीयर का रेडियस, और जो R1 है वो है ये इनर स्फीयर का रेडियस। तो जो आउटर स्फीयर का जो रेडियस होगा वो इनर स्फीयर के रेडियस के कंपैरिजन में वो ज़्यादा होगा हमेशा। ये जो R2 होगा वो R1 से हमेशा ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग 1/R1 कंसीडर करें तो वो ज़्यादा होगा 1/R2 के कंपैरिजन में। इसका मतलब जो पॉइंट Y का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा पॉइंट X के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंपैरिजन में। अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इनर स्फीयर का वो हमेशा ज़्यादा होगा आउटर स्फीयर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंपैरिजन में। तो अगर ऐसा होता है तो जो आउटर स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाएगा, जिसके वजह से जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इनर स्फीयर से आउटर स्फीयर की तरफ कंटिन्यूसली फ्लो करते जाएगा विद द हेल्प ऑफ द ब्रशेस, जिसके वजह से जो आउटर स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाएगा।